ये संजीव, मुझे बताइए, आपने एक लंबे समय गुजरात में बिताया, वहाँ से रिपोर्टिंग की, ये हो क्या रहा है गुजरात में? मतलब कहते थे ना कांग्रेसी नेता पड़े रहते हैं, कुछ भी हो जाए अपने वक्त का इंतजार करते हैं, समय बदलने का इंतजार करते हैं। यहाँ तो कोई रुकने को तैयार नहीं है। कार्तिकेय, ये बेसिकली ट्रेंड है। जब भी चुनाव आता है तो हम देखते हैं कि बीजेपी एक इस मशीनरी है जो पहले से ही भाप लेती है कि हमारे डेंजर जोन्स क्या है। और यही चीज हार्दिक पटेल के साथ भी हो रही है। 3 साल से वो ऊंचे पद पर थे कांग्रेस में, लेकिन बार बार उनकी यही कंप्लेंट थी कि उनको राहुल गांधी इस चीज की कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो आखिरकार एक तरफ से आप राज्य की लीडरशिप से भी लड़ रहे हो और एक तरफ आप अपने फ्यूचर को भी अनसर्टेन कर रहे हो। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए हार्दिक पटेल ने एक कदम उठाया है। और अगर वो भाजपा में जाते हैं तो उससे उनको और भाजपा दोनों को फायदा होगा। कांग्रेस को अभी नुकसान है क्योंकि वो केवल जिग्नेश मेवानी को लेकर चल रहे हैं। जैसा विक्रांत ने बताया, जिग्नेश मेवानी अभी तक कांग्रेस के संगठन के सदस्य नहीं है। क्या उनके साथ भी यही व्यवहार होगा जो अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल के साथ हुआ? तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कांग्रेस के ऊपर। तो संजीव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये इंटरनल चर्निंग क्या हो रही है? क्योंकि आपने 2 जगह काम किया, ब्यूरो चीफ, लखनऊ भी काम किया है, आपने अहमदाबाद भी काम किया है। ये हो क्या रहा है, चर्निंग क्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी में कि इस तरह की अपील्स हो रही? क्योंकि ये बिना सोचे समझे नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स में हर चीज का लॉजिक होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं संजीव, इसका लॉजिक क्या है इस वक्त? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान मैंने एक लेख लिखा था जो गुजरात और उत्तर प्रदेश को इक्वेट करते हुए लिखा था। हालांकि यहाँ पर बड़े वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, संतोष सर और यूसुफ भाई हैं, उनके सामने छोटा मुंह बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरह का एक नैरेटिव भाजपा ने, खासकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बनाया था, वो था गुजराती अस्मिता का। और उसको जिस तरह से उन्होंने एंटी कांग्रेसिज्म में कन्वर्ट करके वो वहां पर लगातार 3 चुनाव जीतते हुए आए, उसी तरह का एक फॉर्मूला कस्टमाइज करके उत्तर प्रदेश के लिए लागू किया गया है। चुनाव के दौरान हमने देखा कि हम 80 वो 20, इस तरह की भी हमने स्टेटमेंट सुनी थी। तो एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ उसके सेंट्रल फिगर हैं। यूपी में भले ही लोग कहें कि वो पोलराइजिंग फिगर है, लेकिन हमने देखा कि चुनाव में उन्होंने जो 80-20 की बात की वो मोर और लेस उन्होंने सच साबित कर दी। अब 2024 में चुनाव है, उसके पहले अब क्या मुद्दा होगा? तो ये जो काशी विश्वनाथ वाला जो इशू उठा है, ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि अचानक ही हुआ कि ये सर्वे कराया जाए और रिपोर्ट बनाई जाए। आप भी अगर काशी गए तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद की जो बैरिकेडिंग और बंद करके रखा हुआ है, इट्स वेरी क्लियर कि कभी ना कभी ये यक्ष प्रश्न लोगों के सामने आएगा कि भाई इस मस्जिद का क्या होना है। तो अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर ये धीरे धीरे प्ले आउट करेगा और अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा? ये पब्लिक ओपिनियन डिसाइड करेगा। और हमने देखा था कि जब 2014 का भी जब चुनाव हुआ था, उस टाइम लोगों को लग रहा था कि इकोनॉमिकली उनका भविष्य ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो नरेंद्र मोदी के लिए वोट कर रहे हैं। नहीं, आपने एक बड़ा कटु सत्य बोल दिया। सोच है वो ऐसी है कि उनको अभी खान पान से कोई मतलब नहीं है। पहले वो ये देखना चाहते हैं कि क्या मैं इंटरनली संतुष्ट हूँ, क्या मुझे आत्मिक संतोष मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो वोट करेंगे। क्योंकि आप आज देखिए पेट्रोल की कीमत क्या है, कुकिंग ऑयल की कीमत क्या है, नमक की कीमत क्या है, टमाटर की कीमत क्या है, दूध की कीमत क्या है। लेकिन क्या इन मुद्दों पर लोग पार्टियों के साथ खड़े हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव है जिस पर जनता के साथ उनका रेजोनेंस हो रहा है और ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत हो। संजीव, मेरा मोटा मोटी सवाल बस इतना था कि जैसे जो ज्ञानवापी का मामला है, जो मथुरा का मामला है, उसके पीछे एक सामाजिक सोशल कंसेंसस है जिसको द सो कॉल्ड सोशल जस्टिस पार्टी, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां ध्यान नहीं देती हैं। वो क्या है कि विभिन्न जातियों को संगठित कर लिया। आपने विभिन्न जातियों को संगठित कर लिया। जो सोशल जस्टिस, जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स होती है, वो अस वर्सेस देम हो जाती है, अस वर्सेस देम हो जाती है। जैसे बोला ना सोनिया जी ने, ओबीसी, एसटी, एससी, मुस्लिम्स, अब उसमें तो अपर कास्ट चले गए।
अब उसमें मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है, बहुत 5,000 साल में अपर कास्ट को मिला, लेकिन अस वर्सेस देम तो है, प्रिंसिपल लेवल पे तो अस वर्सेस देम है, वहां बीजेपी स्कोर कर जाती है। संजीव, देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है बाकी दलों के लिए कि पहले जो बीजेपी का स्वरूप था तो कहा जाता था कि इट इज अ ब्राह्मण बनिया पार्टी। तो अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट और जनरल कास्ट बीजेपी के पास हमेशा से थी। अब उन्होंने क्या किया है जब से नरेंद्र मोदी आए हैं कि उन्होंने सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। जितनी भी ओबीसीज और जो नॉन जाट ऑफ दलित्स हैं उनको अपने संगठन में ज्यादा पोजीशंस दे दी हैं और उनको एक तरह से अपने साथ सम्मिलित कर लिया है। तो अब विपक्ष के पास क्या है कि जो उनके पास था आधा उनसे निकल चुका है। क्योंकि अगर हम सपा बसपा की बात करें तो हमने देखा कि ज्यादातर यादव बेस्ड पार्टी हो गई है और बसपा जो है दलित बेस्ड पार्टी हो गई है। मुस्लिम्स ने इस बार सपा को वोट दिया, लेकिन जो बाकी दल जो बाकी अन्य जातियां, छोटी जातियां जुड़ती थी वो अलग हो गई। तो आपके पास अब भाजपा जैसे एक मोनोलिथ खड़ा हो गया है जिसके पास एक अपर कास्ट या जनरल कैटेगरी का जो वोट है वो तो है ही है, साथ में ये वोट उनको अप्रूव कर रहा है। तो वो इसीलिए वो 40-45% पे खेल रहे होते हैं। बाकी पार्टीज को लगता था पहले की 30% पे जीत जाएंगे। 30% पे समाजवादी पार्टी ने 2012 का चुनाव जीता था यूपी में जी, लेकिन अब वो नहीं कर सकते क्योंकि भाजपा ने उनका वोट भी ले लिया और अपना वोट इंटैक्ट रखा है। वो इसीलिए 45% के आसपास खेलते हैं, बाकी दल 30% पर ही रह जाते हैं।